Dear students, welcome back to N Avasti video solution series. In today's video, we are going to discuss level 1 question 161 to 170. Let's start from question 161. The equivalent mass of crystalline oxalic acid is equal to the equivalent weight of, यानी हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पे दिया हुआ है H2C2O4.2H2O। इस ऑक्जेलिक एसिड में हमारे पास आयन क्या बनता है C2O4 2 माइनस, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर इसका यदि अपन इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। अब अपने को एन फैक्टर यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 है। तो हमारे पास पर एटम चेंज कितना हो रहा है, यहाँ पर 1 यूनिट का चेंज हो रहा है 4 - 3, और नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर 2 है, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। प्लस इसका यदि अपन मोलर मास देखें तो इसका मोलर मास हमारे पास होता है 126 ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 126/2 विच इज़ इक्वल टू 23। तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हमारे पास आ गया 63, सॉरी 23 नहीं है, 63 है। अब अपने को चेक करना है कि इन सब कंपाउंड्स में से किसका इसके सेम आएगा। तो सबसे पहला ए ऑप्शन देख लेते हैं, Na2CO3। ठीक है, ये सॉल्ट है, ये किस में डिसोसिएट होगा 2Na प्लस CO3 2 माइनस में। सॉल्ट के केस में हमारे पास जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और या टोटल चार्ज ऑन एनाइन। तो हमारे पास यहाँ पर चार्ज क्या है, यहाँ पर Na प्लस पे देखें तो 2Na प्लस आयन है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज 2 प्लस है और यहाँ पे 2 माइनस है, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन इक्विवेलेंट मास देखें तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर विच इज़ 2। तो हमारे पास इसका मोलर मास कितना होता है 106/2 विच इज़ इक्वल टू 53। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से बी ऑप्शन देखें, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का यदि अपन मोलिकुलर वेट या मोलर मास आप पता करें तो ये होता है 63 ग्राम। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एसिड है। एसिड के केस में एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय दिस एसिड। तो यहाँ पर एक ही H+ देगा रिएक्शन में, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास अपन नाइट्रिक एसिड का निकालें तो मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, तो ये आ जाएगा 63, जो कि इसके बराबर आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। द अमोनिया इवॉल्व ड्यू टू कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम 1.12 ग्राम सैंपल ऑफ प्रोटीन was absorbed in 45 मिलीलीटर ऑफ 0.4 नॉर्मल HNO3। दैट मीन्स हमारे पास प्रोटीन का सैंपल हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रोटीन सैंपल का जो वेट है वो क्या है 1.12 ग्राम सैंपल है। अब इस प्रोटीन सैंपल से हमारे पास अमोनिया गैस रिलीज़ हुई जिसमें कंप्लीट नाइट्रोजन आ गया है, प्रोटीन में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट था। अब ये जो अमोनिया गैस निकली है इसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे 45 ml 0.4 नॉर्मल HNO3 यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपने पास क्या बोला कि एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH, कि हमारे पास नाइट्रिक एसिड अमोनिया के साथ में रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन शो करने के बाद भी यहाँ पर कुछ एसिड बच जाता है, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर अपन 20 ml और 0.1 नॉर्मल NaOH यूज़ कर लेंगे। तो अपने को क्या पता करना है कि इस सैंपल में कितना नाइट्रोजन का वेट परसेंटेज होगा। तो सबसे पहले अपन देखें कि ये एसिड इस बेस के साथ में रिएक्शन हो रहा है। तो यदि एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करेंगे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस के इक्विवेलेंट है यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 मिलीलीटर इंटू 0.1 नॉर्मल है। तो यहाँ पर आप मिली टर्म्स में देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। ठीक है, बट अपने को यदि पता करना हो कि अमोनिया के इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, तो अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के साथ। अब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ पर अमोनिया के साथ में कितना इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड का, वो किससे निकालेंगे? यहाँ पर आप टोटल इक्विवेलेंट निकाल लें और उसमें से माइनस कर दे कौन सा, ये एक्सेस एसिड वाला। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल मिली इक्विवेलेंट निकालें इसके, तो ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 0.4। इसमें से आपने माइनस किसको कर दिया, यहाँ पे 20 ml वाला, ये एक्स्ट्रा एसिड था, उसके इक्विवेलेंट हो गए। तो हमारे पास 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया विच रिएक्ट्स विद HNO3, ये हमारे पास आ गया विद HNO3। अब हमने पास यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया आ चुका है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ अमोनिया निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ अमोनिया के लिए अपने को फॉर्मूला क्या चाहिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होते हैं वो होता है हमारे पास मास ऑफ अमोनिया या मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाई हमारे पास इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनिया या मास ऑफ अमोनिया यहाँ पर, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनिया हमारे पास कितना होता है, ये होता है हमारे पास 17 ग्राम। अपने को मास ऑफ अमोनिया निकालना है और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं, तो इसी एक्सप्रेशन से आप क्या निकाल देंगे, आप इसको लेट से कैपिटल W रख लीजिए। तो हमारे पास हो जाएगा W डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, यहाँ पर 17, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो यहाँ पर 16 मिली इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर 16 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो W की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.272 ग्राम आ जाएगा। अब ये हमारे क्या है, वेट ऑफ अमोनिया है। ठीक है, बट अपने को नाइट्रोजन का मास परसेंटेज चाहिए। तो यदि अपन अमोनिया में देखें तो अमोनिया में हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो 1 पार्ट है और हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, 3 पार्ट है। तो नाइट्रोजन का जो मास है वो कितना होगा, यहाँ पर 14 और हाइड्रोजन का यहाँ पर 3 ग्राम। अब यदि अपन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालें, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, तो अमोनिया में यदि अपन मोल परसेंटेज या मास परसेंटेज निकालें तो 14 डिवाइडेड बाय टोटल मास एक मोल में, तो यहाँ पर 14 ग्राम एक मोल में नाइट्रोजन का मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज़ 17। ठीक है, ये हमारा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया या अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया बोल सकते हैं। और हमारे पास अमोनिया का मास कितना दिया हुआ है, 0.272 ग्राम। तो हमारे पास यदि 0.272 ग्राम अमोनिया में नाइट्रोजन का अमाउंट पूछा जाए, या सॉरी मास ऑफ नाइट्रोजन पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा 0.272, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कैलकुलेट करने पे 0.224 ग्राम। ठीक है, ये मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, अपने को पता करना है मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन सैंपल। तो हमारे पास सैंपल में प्योर फॉर्म में जो अमोनिया था वो 0.272 ग्राम ही था, बट मास ऑफ सैंपल कितना है, 1.12 ग्राम है। तो अपन यदि निकालें मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन सैंपल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन विच इज़ 0.224 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल विच इज़ 1.12 ग्राम इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। तो हमारे पास मास परसेंटेज आ जाएगा 20%। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 163, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ऑक्सलेट आयन इन ए गिवन सैंपल ऑफ एन अल्कली मेटल ऑक्सलेट सॉल्ट। 0.30 ग्राम ऑफ इट इज डिजोल्व्ड इन 100 ml वाटर, रिक्वायर्ड 90 ml ऑफ सेंटीमोलर केमनोफोर सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। तो अपने को यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सलेट आयन पता करना है। तो ऑक्सलेट आयन हमारे होता है C2O4 2-। ठीक है, ये हमारे पास किस में डिज़ोल्व किया गया है, 0.30 ग्राम इसका डिज़ोल्व किया गया 100 मिलीलीटर वाटर में, और इसको कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए 90 मिलीलीटर सेंटीमोलर यानी 10⁻⁻2 मोलर केमनोफोर सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। अब अपने पास यहाँ पर केमनोफोर सॉल्यूशन किस में दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम में, यानी MnO4- से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2+ में कन्वर्ट होगा, और C2O4 2- किस में कन्वर्ट होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो यहाँ पर आप चेंज देखेंगे तो एन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 1/2, यानी चेंज हमारे पास 1 यूनिट का है और नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखें मैग्नीज की +7 से +2 है, तो यहाँ पर एन फैक्टर हमारे पास 5 आ जाएगा।
तो जब हमारे पास ऑक्सलेट आयन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं MnO4 माइनस से, तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट आयन C2O4 2 माइनस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास MnO4 माइनस के तो पैरामीटर्स दिए हुए हैं 90 मिलीलीटर यानी 90 × 10⁻³ ये हो जाएगा। इसकी मोलरिटी दी हुई है, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी अपने को निकालनी हो, नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो हमारे पास मोलरिटी दी हुई है 10⁻², इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन फैक्टर से 5 से, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएंगे। अब यहाँ पर अपन इक्विवेलेंट ऑफ C2O4 2 माइनस निकालना है, तो अपन को क्या चाहिए, यहाँ पर वेट ऑफ ऑक्सलेट आयन चाहिए। तो लेट से वेट ऑफ ऑक्सलेट आयन इज W, तो हमारे पास मोलर मास ऑफ ऑक्सलेट आयन निकालना है सबसे पहले C2O4 2 माइनस, तो यहाँ पर इसका मास हो जाएगा 88 ग्राम। तो इसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। तो हमारे पास यदि आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना चाहे तो वो हो जाएगा मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। अब अपने पास मोल्स तो निकल गए, इसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन फैक्टर यहाँ पर 2 है। अब इस पूरी रिएक्शन में केवल अननोन क्या है, वेट ऑफ ऑक्सलेट आयन। तो कैलकुलेट करेंगे W को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.198 ग्राम। अब हमारा जो सैंपल है उसमें वेट ऑफ ऑक्सलेट आयन अपने को पता लग गया, तो अपने को मास परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंटेज ऑफ C2O4 2 माइनस इन गिवन सैंपल, तो हमारे पास क्या हो जाएगी ये वैल्यू, ये हो जाएगी 0.198 मास ऑफ ऑक्सलेट आयन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल विच इज़ 0.30 ग्राम इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 66%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने को 1.05 ग्राम पर ml दी हुई है, कंटेनिंग 12.6 वेट बाई वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे 12.6 वेट बाई वेट का मतलब क्या है कि यदि अपन परसेंटेज वेट बाई वेट क्या दिया हुआ है 12.6, इसका मतलब हमारे पास है कि 100 ग्राम हमारे पास सैंपल यदि है, उस सैंपल में हमारे पास केवल 12.6 ग्राम ही नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। तो हमारे पास 1 ग्राम सैंपल में कितना नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा, 12.6 बाई 100 ग्राम HNO3 यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को पता करना है कि हमारे पास इस सैंपल का मास ही क्या होगा। तो यहाँ पर फर्दर क्या दिया हुआ है कि HNO3 रिड्यूस हो जाता है किस में, NO में। इसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, FeSO4 0.7H2 यूज़ कर रहे हैं 1 ग्राम एसिडिक मीडियम में। तो रिएक्शन कैसे हो रही होगी कि हमारे पास FeSO4 0.7H2O है, नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन हो रही है। अब हमारे पास यहाँ पर Fe यहाँ पर 2+ स्टेट में, तो ये Fe 3+ में चला जाएगा और HNO3 किस में चल जा रहा है, NO में। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निकालनी हो तो अपन कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन की +1 होती है, नाइट्रोजन की x मान लेते हैं और 3 × -2 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +5। तो ये +5 से हमारे पास +2 में जा रहा है, +2 नेट ऑक्सीजन की -2 होती है इस तरह से। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर +2 से +3 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एन फैक्टर अपन निकालें तो चेंज पर एटम 1 है और नंबर ऑफ एटम्स भी 1 है, तो एन फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर एन फैक्टर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर चेंज 3 यूनिट्स का है और नंबर ऑफ एटम्स भी 1 है, तो 3 × 1 यानी 3 हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा देना है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट यदि अपन यहाँ पर लगाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 0.7H2। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास क्या होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। तो यहाँ पर जनरल नॉर्मली स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूनिटलेस दिया जाता है, तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वही हो जाएगी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। अब अपने पास डेंसिटी जो होती है वो हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम।
ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.05 दी हुई है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और लेट हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सैंपल जो हमारे पास HNO3 दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ HNO3 सैंपल जो है वो कैपिटल V है। और वही अपने को क्या पूछा गया यहाँ पर, इसमें मास ऑफ सैंपल अपन निकाल लेंगे इजीली। तो हमारे पास मास ऑफ HNO3 सैंपल जो हमारे पास दिया हुआ था, इसमें कितना मास हो जाएगा इसका, 1.05 मल्टीप्लाइड बाई V, ये आ गया। अब अपने पास यहाँ पर वैल्यू दी हुई थी कि 1 ग्राम में 1 ग्राम सैंपल यदि अपन लेते हैं तो उसमें 12.6 बाई 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा। और अपने पास मास ऑफ HNO3 यहाँ पर आ रहा है 1.05 V। सो 1.05 V में कंटेन्स 12.6 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 V ग्राम HNO3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया कि यहाँ पर अपन ने जो सैंपल लिया था नाइट्रिक एसिड, उसमें प्योर अमाउंट में नाइट्रिक एसिड कितना प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा मास ऑफ HNO3। ठीक है, अब मास ऑफ नाइट्रिक एसिड हमारे पास आ गया। अब इसके बाद अपन देखें कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट भी अपन निकाल लेते हैं नाइट्रिक एसिड का। तो मॉलिक्यूलर वेट अपन देख लें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 63 ग्राम। इसी तरह से यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ FeSO4.7H2 ये हो जाता है हमारे पास 278 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड अपन निकालना चाहे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं कि क्या, हमारे पास मास ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाई अपने पास इक्विवेलेंट मास। ठीक है, या आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लें। जैसे हमारे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा मोल्स मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो हमारे पास मास अपन निकाल लेते हैं 12.6 इंटू यहाँ पे 100 1.05 V, ये हमारा हो जाएगा मास ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाई मोलर मास 63। अब ये तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इस नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे n फैक्टर से। तो नाइट्रिक एसिड के केस में हमारा n फैक्टर क्या है, 3। इसी तरह से यहाँ पर FeSO4 के केस में देखें तो यहाँ पर इसका मास दिया हुआ था 1 ग्राम। ठीक है, इस 1 ग्राम को अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, ये 1 ग्राम पुट कर दिया। अब इसको अपन ने डिवाइड कर दिया इसके मोलर मास से, जो कि हमारा क्या है 278 ग्राम मोलर मास है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसके n फैक्टर से। नंबर ऑफ मोल्स अपन ने निकाल लिए थे तो n फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास देखिए तो अननोन फैक्टर क्या है, कैपिटल V हमारा एक अननोन है। तो इस कंप्लीट रिएक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये V की वैल्यू हो जाएगी 0.57 मिलीलीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, द टोटल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन दैट आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज 100 मिलीग्राम ईच ऑफ फेरस ऑक्सलेट एंड फेरस सल्फेट इन ए मिक्सचर इन एसिडिक मीडियम। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे कि फेरस सल्फेट और फेरस ऑक्सलेट इन सब के अपन KMnO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो MnO4 माइनस क्या करेगा, इनको ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर FeC2O4 अपने पास है, इसमें हमारे पास MnO4 माइनस के साथ में अपन ने रिएक्शन कराई तो ये Fe कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इससे ये Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। और हमारे पास ये C2O4 2 माइनस जो है ये भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और MnO4 माइनस Mn2+ में, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। अब यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, तो +2 से +3 में जा रहा है। तो इसका अपन n फैक्टर देखें तो यहाँ पर 1 × 1 हो जाएगा, 1 यूनिट का चेंज हो रहा है। यहाँ पर अपन n फैक्टर देखें तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो यहाँ पर n फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, +1 का यूनिट का चेंज है और नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर 2 है, तो n फैक्टर 2 हो जाएगा। तो टोटल n फैक्टर अपन यहाँ पर बोले n फैक्टर ऑफ FeC2O4 तो हमारे पास हो जाएगा 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 3 फेरस ऑक्सलेट का। ठीक है, इसी तरह से अपन देखें
कि यदि FeSO4 अपन ले लेते तो FeSO4 की MnO4 माइनस के साथ में आपने रिएक्शन कराई तो हमारे पास यहाँ पर Fe+2 स्टेट में किस स्टेट में चला जाएगा, Fe+3 स्टेट में चला जाएगा, और मैग्नीज Mn2+ स्टेट में चला जाएगा। तो +2 से +3 में जा रहे हैं तो एन फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। इस तरह से यहाँ पर +7 से +2 में जा रहा है तो एन फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। अब यदि अपन रिएक्शन में देखें तो हमारे पास MnO4 माइनस दोनों ही रिएक्शन में यूज़ हो रहा है, तो अपन दोनों ही रिएक्शन के लिए अपन बोल दें कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस जो होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4, मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, यहाँ पर MnO4 माइनस के मिली इक्विवेलेंट निकालने, तो अपने को मोलैरिटी दी हुई है और अपने को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो लेट वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इज V मिलीलीटर। ठीक है, क्योंकि अपने को मिली इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मेलिटी होता है। नॉर्मेलिटी तो दिया हुआ नहीं है, 0.1 मोलर दिया हुआ है, तो मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एन फैक्टर से, MnO4 माइनस के जो कि 5 है, तो इससे हमारा मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ दीज टू कंपाउंड्स गिवन है, तो हमारे पास 100 मिलीग्राम दिया हुआ है। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो इन सबके मॉलिक्यूलर वेट अपने को चाहिए होंगे। तो हमारे पास मोलर मास आप जिसे कहते हैं, यहाँ पर इसका 144 ग्राम हो जाएगा, इसका हमारा मोलर मास क्या हो जाएगा, 152। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो 100 मिलीग्राम, क्योंकि अपने मिली इक्विवेलेंट में ले रहे हैं तो अपन 100 को इसी तरह से लिख देंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, यहाँ पर 144 से डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन फैक्टर से, तो यहाँ पर एन फैक्टर इसका क्या है, 3, प्लस यहाँ पर अपन निकालेंगे इस तरह से, तो 100 मिलीग्राम डिवाइडेड बाई 152, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एन फैक्टर से जो कि 1 है। अब इस पूरे इक्वेशन में हमारे पास कैपिटल V ही अननोन है, इसको सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.48 इन मिलीलीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, 4 मोल ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मोहर सॉल्ट एंड Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो हमारे पास यहाँ पर 4 मोल मिक्सचर अपने को दिया हुआ है। इस 4 मोल मिक्सचर में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर मोहर सॉल्ट प्रेजेंट है, प्लस यहाँ पर Fe2SO4 का होल थ्राइस प्रेजेंट है। अब मोहर सॉल्ट हमारे पास क्या होता है, ये होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2, और यदि इसका मोलर मास निकालें तो इसका मोलर मास होता है हमारे पास 392 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर Fe+2 स्टेट में होगा, ठीक है, और यहाँ पर Fe+3 स्टेट में। तो अपन क्या करा रहे हैं, इस मिक्सचर की रिएक्शन करा रहे हैं 500 ml ऑफ 1 मोलर K2Cr2O7 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम। द मोल परसेंटेज ऑफ द मोल सॉल्ट इन द मिक्सचर इज। तो हमारे पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे +3 तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, केवल ये मोर सॉल्ट को ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमारे पास रिएक्शन किस तरह से होगी कि हमारे पास रिएक्शन में Fe2+ Cr2O7 की प्रेजेंस में कन्वर्ट होकर किस में चला जाएगा, Fe3+ में, और खुद क्रोमियम +3 में हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्रोमियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, Cr2O7 2- में, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है तो एन फैक्टर हमारे पास 1 है, और यहाँ पर +6 से +3 स्टेट में जा रहा है तो एन फैक्टर हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर अपन बोलेंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+ इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ K2
Cr2O7। ठीक है, तो हमारे पास K2Cr2O7 के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारे पास 500 ml दिया हुआ है, तो 500 ml को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो गया। इसको अपन मोलरिटी दी हुई है, मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन फैक्टर से। तो एन फैक्टर हमारे पास क्या है यहाँ पर 6 क्रोम Cr2O7 का, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ आ जाएंगे जो कि हमारे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+ अपने को आ गया है और Fe2+ केवल मोहर सॉल्ट में था, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स यदि अपन निकालना चाहे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपने को यहाँ पर दिए हुए हैं, तो अपन यदि बोलें कि मोल्स ऑफ Fe2+, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 3 दिए हुआ है डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, हमारे पास Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है, एन फैक्टर भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 मोल हो जाएगा। नंबर ऑफ ये मोल्स ऑफ Fe2+ होगा विच इज़ आल्सो इक्वल टू मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास मोहर सॉल्ट का यदि अपन 1 मोल लेते हैं तो उसमें एक ही एटम Fe का है, तो उतने ही मोल Fe के होंगे, तो Fe2+ के जितने मोल है उतने ही मोल मोहर सॉल्ट के भी हो जाएंगे। अब अपने को क्या देखा गया था कि यहाँ पर 4 मोल मिक्सचर दिया हुआ था, उसी में मोल परसेंटेज मोहर सॉल्ट का अपने को निकालना था, तो मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट हमारे पास आ गया। तो अपन यदि यहाँ पर देखें कि मोल परसेंटेज ऑफ मोहर सॉल्ट जो होगा मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट विच इज़ 3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर विच इज़ 4 × 100, तो हमारे पास सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 75। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें अपन ने प्रीवियस 166 मिस कर दिया था, तो उसे अपन अभी देख लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन 166 है, व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ मोहर सॉल्ट reacts completely with 50 ml of N/10 KMnO4 solution, the percentage purity of the sample अपने को निकालना है। तो मोहर सॉल्ट में हमारे पास Fe2+ स्टेट में रहता है, तो KMnO4 के साथ में रिएक्शन जैसे ही करेगा तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट डिवाइडेड बाई अपने पास इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो हमारे पास पैरामीटर्स क्या क्या दिए हुए हैं, 50 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो यानी 50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ये लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पे नॉर्मलिटी 1/10 दी हुई है, तो नॉर्मलिटी 1/10 हो जाएगी। अब यहाँ पर मोहर सॉल्ट का सैंपल अपने पास दिया गया 2.5 ग्राम, उसमें मोहर सॉल्ट का वेट कितना है, लेट से वेट ऑफ मोहर सॉल्ट, वेट ऑफ प्योर मोहर सॉल्ट जो है वो क्या है, कैपिटल W है, तो हमारे पास W डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ मोहर सॉल्ट जो होगा वो कितना होगा, ये होता है हमारे पास 392 ग्राम। मोहर सॉल्ट का यदि आप स्ट्रक्चर या फॉर्मूला देखना चाहें तो क्या होगा, ये फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। ठीक है, तो इसका 392 ग्राम हो जाएगा। तो अपन मास को डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एन फैक्टर से, तो यहाँ पर Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है, तो एन फैक्टर हमारे पास क्या होगा 1, तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी 1.96 ग्राम, तो हमारा मोहर सॉल्ट का मास आ गया। अब अपने को पता क्या करना था, परसेंटेज प्योरिटी पता करनी थी, तो परसेंटेज प्योरिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, सैंपल में हमारे पास मास ऑफ प्योर मोहर सॉल्ट जो कि 1.96 ग्राम है डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सैंपल विच इज़ 2.5 ग्राम, तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 78.4, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए मेटल इज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, यहाँ पर दिया हुआ है इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फिर बोला गया हाउ मेनी टाइम्स इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड देन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल,
कि हमारे पास मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट मेटल से कितना गुना ज़्यादा होगा, ये अपने को पता करना है। तो हमारे पास मेटल का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए अपन ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। तो हमारे पास किसी भी एलिमेंट का अपने को इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो यहाँ पर क्या होता है, एलिमेंट का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। तो हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, -2। तो हमारे पास ऑक्सीजन के केस में आप देखें तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास ये हो जाएगा कितना, 8 ग्राम। तो हमारे इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन का ट्वाइस होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। तो ये 2 × 8 यानी 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन देखें इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड में जो इक्विवेलेंट मास होगा वो किस किस का होगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन का। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना है, 16। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 8। तो ये हो जाएगा 24। और अपने को इनका ही रेशियो करना है, क्योंकि अपने को रिलेशन करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। तो हमारे पास ऑक्साइड का मास है 24 और यहाँ पर 16। तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 1.5/1। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 169। इसमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड विच कैन बी ऑक्सीडाइज टू CO2 बाई 100 ml of an MnO4 minus solution, 10 ml of which is capable of oxidizing 15 ml of 1 normal I-2 I2। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड हमारे पास हो H2C2O4। तो H2C2O4 से हमारे पास क्या मिलेगा, C2O4 2- इसको ऑक्सीडाइज कर देगा MnO4- किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि MnO4- 100 मिलीलीटर दिया हुआ है, ठीक है, और नॉर्मेलिटी गिवन नहीं है। बट इसी का क्या हो रहा है कि जो MnO4- की जो नॉर्मेलिटी होगी उस नॉर्मेलिटी को रखते हुए ही इसका 10 मिलीलीटर वॉल्यूम लेकर अपन किसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो यहाँ पर I- की आप किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, MnO4- के साथ, तो ये I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना है, 10 मिलीलीटर है। लेट यहाँ पर नॉर्मेलिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल N अपन मान लेते हैं। यहाँ पर I- के पैरामीटर्स क्या दिए हुए हैं, 50 ml और 1 नॉर्मल। तो कंप्लीट रिएक्शन होने पे हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ यानी मिली इक्विवेलेंट ऑफ I- इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4-। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ I- हमारे पास होगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 1। यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- निकालना है, तो नॉर्मेलिटी इनटू हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नॉर्मेलिटी ऑफ MnO4- हमारे पास 5 नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारे पास नॉर्मेलिटी कहाँ पे होगी, यहाँ पर भी होगी। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी अपन 5 नॉर्मल रख देते हैं। अब इससे अपने पास C2O4 2- का अपने को क्या निकालना है, अपने को मास निकालना है। तो लेट हमारे पास C2O4 2- का जो मास है वो कितना है, W ग्राम है। तो हमारे पास यदि अपन लिखें इक्विवेलेंट ऑफ C2O4 2- इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ MnO4-, ठीक है। तो अपन क्या करना चाहते हैं, इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो W डिवाइडेड बाई हमारे पास मास क्या हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का, H2C2O4। तो इसका जो मोलर मास होगा वो होता है अपने पास 90, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे n फैक्टर से, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पर कार्बन +3 से +4 स्टेट में जा रहा है। तो +3 से +4 में जा रहा है, तो हमारे पास n फैक्टर क्या होगा, यूनिट चेंज तो 1 हो रहा है और हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स 2 है। तो यहाँ पर n फैक्टर हो जाएगा हमारा 2। तो ये हो जाएंगे इक्विवेलेंट ऑफ C2O4 2-। यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- अपन निकालें तो कितना होगा, 100 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो 100 × 10⁻³ नॉर्मेलिटी हमारे पास 5 दी हुई है। इस पूरी इक्वेशन में क्या अननोन है, W अननोन है।
तो हमारे पास W को सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22.5 ग्राम, जो कि अपने को पूछा गया था कि हमारे पास मास ऑफ एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड कितना होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170। ए मिक्सचर ऑफ NaHC2O4 एंड KHC2O4.H2C2O4 रिक्वायर्ड इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.2 नॉर्मल KMnO4 एंड 0.12 नॉर्मल NaOH सेपरेटली। तो हमारे पास जो इक्वल वॉल्यूम होगा, लेट जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है V, ठीक है। तो हमारे पास KMnO4 का भी अपन V वॉल्यूम लेंगे और 0.12 नॉर्मल NaOH का भी V वॉल्यूम लेंगे। अपने को मोलर रेशियो पता करना है इन दोनों कंपाउंड्स का। तो लेट से यहाँ पर अपन मोल्स पता कर लेते हैं कि मोल्स ऑफ NaHC2O4 जो है वो हो जाएगा स्मॉल a मोल, ठीक है। अपने को कैलकुलेट करना है ऐसे ही मोल्स ऑफ KHC2O4.H2C2O4 ये हो जाएंगे b मोल, ठीक है। अब ये दोनों जो कंपाउंड है ये अलग अलग रिएक्शन देंगे। जैसे कि यहाँ पे 0.2 नॉर्मल KMnO4 के साथ इनकी रिएक्शन होगी तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमारे पास सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करा दें, NaHC2O4 के साथ रिएक्शन करा दें। तो हमारे पास MnO4 माइनस इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या होगा, C2O4 2 माइनस में कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर यूनिट चेंज 1 है और कार्बन का नंबर 2 है, तो यहाँ पर एन फैक्टर 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देंगे KHC2O4.H2C2O4 MnO4 माइनस की प्रेजेंस में ये भी क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर कार्बन पे +4 है, यहाँ पे भी कार्बन पे +3, कार्बन पे +3 है। तो एन फैक्टर अपन यहाँ पर बोले तो एन फैक्टर हमारे पास क्या होगा, 1 यूनिट का चेंज है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है, तो यहाँ पर एन फैक्टर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे अपन यहाँ पर बोलना चाहें कि इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, NaHC2O4 में इक्विवेलेंट यूज हुए प्लस इस सेकेंड कंपाउंड में जितने इक्विवेलेंट यूज हुए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ NaHC2O4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ KHC2O4.H2C2O4। तो हमारे पास इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 अपन निकालना चाहें तो वॉल्यूम हमारे पास V वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी नॉर्मलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.2V ये इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 हमारे पास आ जाएगा। अब अपने को NaHC2O4 का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स तो अपने को दिए गए हैं, इसके साथ अपन क्या कर देंगे, इनके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एन फैक्टर अपन को दिया हुआ है कैलकुलेट करके 2, तो हमारे पास A मल्टीप्लाइड बाई 2 ये इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा B इंटू 4। तो ये हमारी कौन सी एक इक्वेशन बन जाएगी जब ये दोनों कंपाउंड MnO4 माइनस से रिएक्शन करेंगे। फिर सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा कि ये दोनों ही रिएक्शन NaOH के साथ भी रिएक्शन करें, तो NaOH के साथ रिएक्शन कर देंगे तब हमारे पास किसकी तरह एक्ट करेंगे, एसिड की तरह एक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1H+ मिलेगा, तो इसका एन फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ H+ कितने मिलेंगे, 3H+ मिलेंगे, तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हमारे पास हो जाएगा 3, कि किसी भी एसिड में जितने नंबर ऑफ H+ प्रोड्यूस होते हैं वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो यदि इसमें अपन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इक्वलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ NaHC2O4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ KHC2O4.H2C2O4, ठीक है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट ऑफ NaOH अपन निकालते हैं तो 0.12 नॉर्मलिटी है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना चाहे तो अपन नंबर ऑफ मोल्स यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास A इंटू एन फैक्टर, हमारे पास एन फैक्टर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स B है, इसका एन फैक्टर क्या है, 3 है। अब जब इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन A और B दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ऑन सॉल्विंग 1 और 2 तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएगी,
ए की वैल्यू आ जाएगी 0.06V, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.02V। तो हमारे पास मोलर रेशियो A बाई बी अपन रखेंगे तो 6/2 यानी 3/1 ये हमारे पास आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऐसा ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।